नमस्ते। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो किसी कंपनी की रिपोर्ट या वैज्ञानिक शोध नहीं बल्कि झारखंड सरकार की बुनियाद से जुड़े कुछ पन्ने हैं। राज्यपालों की सूची, मुख्यमंत्रियों के नाम और उनके मंत्रिमंडल का ब्यौरा। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ नाम और तारीखें लगती हैं, लेकिन आज हम इन सूचियों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की तरह। हमारा लक्ष्य है झारखंड के राजनीतिक ताने बाने को, इसके बनने से लेकर अब तक के सफर को इन दस्तावेजों के जरिए समझना। बिल्कुल। और ये एक बहुत दिलचस्प तरीका है किसी राज्य को समझने का। अक्सर हम बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस तरह की सूचियां हमें बताती हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। मतलब सत्ता का संतुलन कैसे बन और बिगड़ रहा था, कौन से चेहरे बार बार लौटकर आ रहे थे और कौन से नियम खेल को बदल रहे थे। ये सूचियां असल में झारखंड की राजनीतिक कुंडली हैं। तो चलिए सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपालों की सूची से शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला नाम है श्री प्रभात कुमार का। वो 15 नवंबर 2000 को, यानी जिस दिन झारखंड बना उसी दिन। हाँ, उसी दिन राज्य के पहले राज्यपाल बने। वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। ये तो एक सीधी सी जानकारी है, लेकिन इस सूची में आगे कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्रशासक नहीं थे। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंची। दूसरा ही नाम देखिए, एम रामा जोइस। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और बाद में चीफ जस्टिस भी रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसी बेहद महत्वपूर्ण किताब लिखी है। इसी तरह सूची में आगे वेद प्रकाश मारवा का नाम आता है। उन्होंने अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया लिखी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ राज्यपाल नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे। लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये महज एक संयोग था? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ संयोग है। ये महज एक रोचक तथ्य नहीं है। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में केंद्र सरकार झारखंड जैसे नए और संवेदनशील राज्य को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही थी। शायद सोचा ये गया कि एक नया राज्य जहां कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां थीं, वहां ऐसे लोगों को भेजा जाए जिनके पास प्रशासन के अलावा गहरी एकेडमिक और रणनीतिक सोच भी हो। ये नियुक्तियां राज्य को एक बौद्धिक गहराई देने की कोशिश जैसी लगती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और इसी सूची में एक नाम ऐसा भी है जिसने इतिहास ही रच दिया, द्रौपदी मुर्मू जी। उनके नाम के आगे तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। हाँ, और ये रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि ये सामाजिक बदलाव के प्रतीक हैं। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इतना ही नहीं, वो पहली आदिवासी राज्यपाल भी थीं। और सबसे अहम बात, वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने वाली भी पहली राज्यपाल बनी। एक आदिवासी बहुल राज्य में पहली आदिवासी राज्यपाल का होना और फिर उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी और यादगार बात थी। बिल्कुल। ये राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था और इसी कार्यकाल ने शायद उनके राष्ट्रपति बनने की नींव भी रखी है। ये दिखाता है कि राज्यपाल का पद कभी-कभी भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति का एक लॉन्चपैड भी बन सकता है। वैसे इस सूची में कुछ और भी बातें हैं, जैसे सबसे छोटा कार्यकाल के शंकर नारायणन का रहा, जो सिर्फ 6 महीने के लिए राज्यपाल रहे। और उनके नाम के आगे ये भी लिखा है कि वो महाराष्ट्र और नागालैंड के राज्यपाल भी रहे। एक ही समय में कई राज्यों की जिम्मेदारी संभालना भी अपने आप में एक चुनौती है। अच्छा, दस्तावेज के मुताबिक वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, जो 31 जुलाई 2024 से पद पर हैं। उनका राजनीतिक करियर भी काफी लंबा रहा है। बरेली से 8 बार सांसद और केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का अनुभव। सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले राजभवन से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। ये इमारत 1931 में बनी थी और उस जमाने में इसकी लागत 7 लाख रुपए थी। इसके आर्किटेक्ट सैडलो बैलार्ड थे। 62 एकड़ में फैला ये भवन सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं बल्कि इतिहास का गवाह है। तो राज्यपाल के पद पर तो हमने कई रिकॉर्ड और कुछ स्थिरता के उदाहरण भी देखे, लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री की कुर्सी की, जो कि असली राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, तो झारखंड की कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ तो जैसे अस्थिरता ही नियम बन गई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्यमंत्री की सूची देखते ही सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है नामों का दोहराव। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन भी 3 बार और हेमंत सोरेन तो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये दिखाता है कि सत्ता कुछ खास चेहरों और परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रही।
और पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उनके साथ भी एक दिलचस्प वाकया जुड़ा है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक थे ही नहीं। हाँ, और ये राज्य की शुरुआती राजनीतिक अनिश्चितता को दिखाता है। कानून के हिसाब से उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर विधायक बनना था, जो उन्होंने रामगढ़ से उपचुनाव जीतकर किया। लेकिन ये चलन आगे भी जारी रहा। शिबू सोरेन का 2005 का कार्यकाल तो और भी नाटकीय था। वो सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, जो आज तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। सिर्फ 10 दिन? ये तो सरकार बनने और गिरने के बीच का वक्त लगता है। इसके पीछे क्या कहानी थी? कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्हें भी मुख्यमंत्री तब बनाया गया जब वो विधायक नहीं थे। बाद में उन्हें तमाड़ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना पड़ा। सबको लगा कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वो एक स्थानीय नेता राजा पीटर से हार गए और इस हार के साथ ही उनकी सरकार गिर गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव हारने की कहानी है, या ये उस समय की गठबंधन राजनीति की कमजोरी को भी दिखाता है, जहां एक भी सीट का हारना जीतना सरकार गिरा सकता था? बहुत जरूरी सवाल है ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, ये उस दौर की खंडित राजनीति का सबूत था। किसी भी दल के पास अकेले बहुमत नहीं था। सरकारें छोटे छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर टिकी थीं। ऐसे में एक विधायक का इधर से उधर होना या एक उपचुनाव का नतीजा पूरी सरकार का भविष्य तय कर देता था। इसी कमजोरी का नतीजा था राष्ट्रपति शासन। हाँ, उसका भी जिक्र है। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे लंबा वाला तो 344 दिनों का था 2009 में। मतलब लगभग 1 साल तक राज्य में जनता की चुनी हुई कोई सरकार ही नहीं थी। और ये उस दौर का नतीजा था जब कोई भी गठबंधन बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं था। पार्टियों में इतनी टूट-फूट और अविश्वास था कि सरकार बनाना ही नामुमकिन हो गया था। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप आम थे। ऐसे में केंद्र को दखल देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचा। ये राजनीतिक अस्थिरता का चरम था। इस पूरी अस्थिरता की कहानी में क्या कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने कुछ स्थिरता दिखाई? हाँ, और वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। रघुवर दास, वो राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था, क्योंकि झारखंड की राजनीति हमेशा से आदिवासी पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है। और सिर्फ यही नहीं, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने। जिस राज्य में सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिर रही हों, वहां 5 साल पूरे करना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि झारखंड की राजनीति में पहली बार पहचान से ज्यादा स्थिरता और विकास का मुद्दा हावी हुआ, या ये सिर्फ एक राजनीतिक समीकरण का नतीजा था? ये दोनों का मिश्रण था। उस समय का राजनीतिक समीकरण ऐसा बना कि उनकी सरकार को एक स्थिर बहुमत मिला। लेकिन ये भी सच है कि उनके कार्यकाल ने ये बहस जरूर छेड़ दी कि क्या झारखंड की राजनीति अब सिर्फ आदिवासी गैर आदिवासी के समीकरण से आगे बढ़कर मतलब शासन और विकास के मुद्दों पर भी केंद्रित हो सकती है। और एक और नाम है जो मुझे बहुत हैरान कर रहा है, मधु कोड़ा, एक निर्दलीय मुख्यमंत्री। भारतीय राजनीति में ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। उस समय राजनीतिक हालात क्या रहे होंगे कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को सत्ता की चाबी मिल गई? ये उस दौर की राजनीति का सबसे सटीक उदाहरण है, जब बड़ी पार्टियां यानी भाजपा और झामुमो दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थीं, तब सत्ता की चाबी निर्दलीय और छोटे दलों के हाथ में आ गई। मधु कोड़ा ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर दोनों तरफ से समर्थन लेकर एक ऐसी सरकार बनाई जिसका रिमोट कंट्रोल कई लोगों के हाथ में था। ये एक राजनीतिक प्रयोग था जो दिखाता है कि सत्ता के लिए किस तरह के समझौते हो सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी डामाडोल थी, तो उनकी टीम यानी मंत्रिमंडल का क्या हाल रहा होगा? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। हाँ, और यहाँ भी एक दिलचस्प कहानी है। अगर हम बाबूलाल मरांडी के पहले मंत्रिमंडल को देखें तो उसमें 17 कैबिनेट मंत्री थे। मुख्यमंत्री ने गृह, कार्मिक जैसे अहम विभाग अपने पास रखे, जबकि यमुना सिंह को वन और पर्यावरण और मृगेंद्र प्रताप सिंह को वित्त विभाग मिला। एक बड़ी टीम थी। लेकिन ये संख्या हमेशा इतनी नहीं रही। दस्तावेज में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र है। इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम था जो 2003 में आया। आसान भाषा में कहें तो केंद्र ने कहा कि अब आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने मंत्री नहीं बना सकते। सबको खुश रखने के लिए बड़ी बड़ी कैबिनेट बनाने का दौर खत्म। नियम ये कहता है कि सारे मंत्रियों को मिलाकर उनकी गिनती मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो झारखंड में 81 विधायक हैं, मतलब 12 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते।
पहले तो दस्तावेज के हिसाब से 27 सदस्य तक थे, तो इस नियम ने सरकारों को छोटा और शायद ज्यादा फोकस बना दिया। हाँ, और इसने आयाराम गयाराम की राजनीति पर भी कुछ हद तक लगाम लगाई, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हर नाराज विधायक को मंत्री पद का लालच नहीं दे सकते थे। उन्हें एक सीमित टीम के साथ ही काम करना था। अब अगर हम दस्तावेज में दिए गए मौजूदा मंत्रिमंडल को देखें, तो उसमें गठबंधन की राजनीति साफ झलकती है। सही कहा। इसमें झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री शामिल हैं। हेमंत सोरेन झामुमो मुख्यमंत्री हैं और उनके पास कार्मिक और गृह जैसे विभाग हैं। तो वहीं कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर के पास वित्त और संसदीय कार्य जैसे भारी भरकम मंत्रालय हैं। और गठबंधन के तीसरे साथी राजद से संजय प्रसाद यादव हैं, जिनके पास श्रम और कौशल विकास विभाग है। आप सोचिए, गठबंधन सरकार चलाना कितना मुश्किल होता होगा। हर मंत्री अपने दल के एजेंडे को आगे रखना चाहता है और मुख्यमंत्री को सबको साध कर चलना पड़ता है। ये विभागों का बंटवारा सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि एक रोज की जाने वाली कूटनीतिक कसरत है। मतलब ये कि कौन सा विभाग किस पार्टी को मिलेगा, ये इस बात पर तय होता है कि गठबंधन में किसका कितना वजन है और किसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। बिल्कुल। ये बंटवारा असल में गठबंधन के भीतर सत्ता के संतुलन का आईना है। ये सिर्फ नामों और विभागों की सूची नहीं है, बल्कि ये बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और किस दल का किन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव है। जैसे वित्त जैसा सबसे अहम विभाग कांग्रेस के पास है, तो वहीं श्रम और रोजगार से जुड़ा मंत्रालय आरजेडी के पास। ये गठबंधन की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां हर कोई अपने हिस्से का केक चाहता है। तो इन सभी सूचियों, नामों और तारीखों को एक साथ रख कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने देखा कि झारखंड की राजनीतिक यात्रा कई प्रथम उपलब्धियों से भरी है। पहली महिला राज्यपाल, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। लेकिन इसके साथ ही हमने राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलते मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन का एक लंबा दौर भी देखा। बिल्कुल। इन दस्तावेजों से एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये एक युवा राज्य की कहानी है जो अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक तरफ कुछ प्रमुख चेहरे और परिवार हैं जो बार बार सत्ता के केंद्र में लौटते हैं, तो दूसरी तरफ 91वें संशोधन जैसे संवैधानिक नियम हैं जो सरकार के ढांचे को और राजनीति के खेल को बदलने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है प्रयोगों की, समझौतों की और अपनी जमीन तलाशते एक लोकतंत्र की। तो आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन आंकड़ों और कहानियों को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि किसी राज्य की राजनीतिक स्थिरता और उसके विकास के बीच असल में क्या रिश्ता है। क्या बार बार के बदलाव, छोटे छोटे कार्यकाल और गठबंधन की मजबूरियां हमेशा प्रगति में बाधा डालती हैं, या फिर वे एक गतिशील और सक्रिय लोकतंत्र का संकेत हैं, जहां जनता अपनी पसंद को लेकर लगातार प्रयोग कर रही है और किसी एक को स्थायी सत्ता नहीं सौंपना चाहती। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन ये आंकड़े हमें इस पर सोचने के लिए एक ठोस आधार जरूर देते हैं। चलिए हम लोग आगे आसानी से झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम सीरियल से बिल्कुल शुरुआत से याद रख सकते हैं। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी याद रखना है, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक था। उसके बाद सीधा हम लोग याद रखेंगे दूसरा नंबर में अर्जुन मुंडा। जब अर्जुन मुंडा दूसरा नंबर में आएगा तो 2 दूनी 4 नंबर में भी अर्जुन मुंडा याद रखना है, 4 दूनी 8 में भी अर्जुन मुंडा को याद रखना है। ये देख रहे हैं ना, दूसरा, चौथा और 8वां में अर्जुन मुंडा का स्थान है। चलिए अब तीसरा नंबर का हम लोग याद करते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग शिबू सोरेन को देखते हैं। जब तीसरा नंबर में शिबू सोरेन आएंगे तो 3 दूनी 6 में शिबू सोरेन और 7 में भी शिबू सोरेन। तो याद रखना है 3, 6 और 7 में शिबू सोरेन जी का जगह है। चलिए अब एक 5 नंबर छूट रहा है, उसमें एक मधु कोड़ा को याद कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि हम लोग 8 नंबर तक लगातार याद कर चुके हैं। अब 9 नंबर में सीधे हेमंत सोरेन को याद करेंगे। 9 के बाद 11 और 13 में, मतलब एक एक छोड़ के, मतलब 9 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर में हेमंत सोरेन जी का जगह है। 10 नंबर में याद रखना है द से 10 और द से दास, मतलब रघुवर दास। जो छूट गया बीच में एक 12 नंबर, उसमें चंपई सोरेन को याद रखेंगे।
और 14 नंबर मतलब वर्तमान में हेमंत सोरेन जी को याद रखेंगे। मतलब देखा जाए तो 9, 11, 13 और 14 में हेमंत सोरेन का स्थान है।